बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फवाद मलिक। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 14 कर रहे थे और आज हमारा आर्टिकल है मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास दो पोर्शंस हैं, एक है मैग्नेटिक फ्लक्स का, दूसरा है फ्लक्स डेंसिटी का। तो पहले हम डिटेल से मैग्नेटिक फ्लक्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम फ्लक्स डेंसिटी को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12 में आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के आर्टिकल को काफी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। यहां पे आर्टिकल मैग्नेटिक फ्लक्स एग्जैक्टली वैसा ही आर्टिकल है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे हमने फोर्स फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर की थी, यहां पे हम फोर्स फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करेंगे। तो डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले, विच इज द फिजिकल डेफिनेशन तो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन किया जाता है द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स passing through an area held perpendicular to magnetic field. This is known as magnetic flux. अब स्टूडेंट्स, हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। मैथमेटिकल डेफिनेशन मैथमेटिकली हम इसे दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। नंबर वन है इसमें, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। सेकेंड डेफिनेशन हम इसकी लिख सकते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड component of area which is parallel to magnetic field is called magnetic flux. अब स्टूडेंट्स, यहां पे ये जो दो डेफिनेशंस हैं, तो इसमें हमें दो बातें नजर आ रही हैं। फिजिकल डेफिनेशन में हमने कहा कि एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर, जबकि इस मैथमेटिकल डेफिनेशन में हम लिख रहे हैं पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों बातों का क्या मतलब होता है? तो स्टूडेंट्स, आइए इसको समझते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने ये दो डायग्राम्स बनी है जिसमें हमने दो एरियाज को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है। यहां पे हम सिंपली एरिया की बात कर रहे हैं जिसमें किसी किस्म की डायरेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती, जबकि यहां पे हम इस एरिया की डायरेक्शन जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है वो हमने यहां पे रखी हुई है। तो स्टूडेंट्स, फिजिकल डेफिनेशन में हमने कहा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया व्हिच इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो उसमें हम इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि जितनी फील्ड लाइंस किसी एरिया में से पास करती हैं उसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। और एरिया किस तरह से है? एरिया को आपने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। अब हम दूसरी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं जहां पे हमने पैरेलल का वर्ड यूज किया था। तो उसके लिए देखिए, एरिया की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो इन दोनों के सेम होने की वजह से हम कह सकते हैं कि दिस वेक्टर एरिया इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड।
इसका मतलब यह हो गया कि जब आप एरिया को स्केलर ट्रीट करेंगे हम परपेंडिकुलर का वर्ड यूज करेंगे, जब आप एरिया वेक्टर कंसीडर करेंगे तो फिर हम पैरेलल का वर्ड यूज करेंगे। अब स्टूडेंट्स फिर यहां पे प्रॉब्लम आ जाती है कि हम एंगल क्या मेंशन करेंगे, परपेंडिकुलर के केस में 90 का, या सेम केस में जब आप वेक्टर एरिया लेते हैं तो ये पैरेलल बन जाएगा और यहां पे थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस प्रॉब्लम के लिए हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, जहां पे आपने एक बात स्टडी की थी कि द एंगल इज ऑलवेज टेकन बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ द टू वेक्टर्स। अब यहां पे देखें, B इज द वेक्टर क्वांटिटी वेयर A इज द स्केलर। ये स्केलर है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप इस केस से एंगल मेजर नहीं कर सकते। यहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जबकि एरिया भी वेक्टर फॉर्म में नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है आप एंगल यहां से ही मेजर करेंगे। तो ये पॉइंट हम यहां पे लिख लेते हैं, एंगल इज ऑलवेज टेकन बिटवीन the directions of two vectors। ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर केस हैं, तो डेफिनेटली इसके एंगल भी सिमिलर होने चाहिए और वो एंगल हम इस फॉर्म से इसका बनाएंगे। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं इसके सिंबल की तरफ और इसकी नेचर की तरफ। सिंबल एंड नेचर। तो स्टूडेंट्स हमें यह बात पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेयर फाई रिप्रेजेंटिंग फ्लक्स एंड बी स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड। और अगर हम इसकी नेचर की बात करें कि ये वेक्टर है या स्केलर है, तो आप चैप्टर नंबर 12 में भी पढ़ चुके हैं कि फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या बन जाएगा, स्केलर क्वांटिटी बन जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ चलते हैं। मैथमेटिकली अब स्टूडेंट्स इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखने के लिए हम मैथमेटिकल डेफिनेशन को दोबारा रिवाइज करते हैं, जिसमें हमने ये कहा था कि इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। तो ये बन जाएगा फाई बी दैट इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है एक वेक्टर के साथ। अब चैप्टर नंबर 2 में हमने ये बात डिस्कस की थी कि डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो इसमें cos थीटा आता है, तो इसको एक्सपेंड करते हैं। सो वी हैव फाई बी दैट इज इक्वल टू बी ए cos ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज एंगल between direction of vector B and A। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसी मैथमेटिकल फॉर्म को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, फाई बी दैट इज इक्वल टू बी को सेपरेट कर लें, A cos थीटा को सेपरेट कर लें। अब यहां पे किस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, so B is representing magnitude of magnetic field और A cos थीटा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एरिया विच इज पैरेलल टू बी। तो स्टूडेंट्स ये तो हमने सेकंड मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखी थी कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड कंपोनेंट ऑफ एरिया विच इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये किस तरह से होता है, तो उसके लिए देखिए, ये हमारे पास एक एरिया है जिसको आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है। एरिया की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के दरमियान में सर्टेन एंगल थीटा है।
हमने यहां पे एरिया को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है ताकि हम ये देख सकें कि एरिया का कौन सा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल है। स्टूडेंट्स, उसके लिए देखिए कि ये जो ए वेक्टर है, एक वेक्टर को जब आपने उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना होता है तो हम उसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो हमारे पास इसके ये दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, जिसमें से वो कंपोनेंट जो थीटा के साथ नजर आ रहा है दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, या आप इसको ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, और जो थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर जिसे कहा जाता है, वो ए साइन थीटा बन जाता है। अब स्टूडेंट्स, हम चूंकि यहां पे सरफेस को डिस्कस कर रहे थे और सरफेस की डायरेक्शंस हमने यहां पे मेंशन की हुई हैं, तो अब हम देखते हैं कि इन डायरेक्शंस के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी सरफेसेस आती हैं। पहले हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को देखते हैं, तो ये एक वर्टिकल सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर आ रहा है। अब वर्टिकल सरफेस की डायरेक्शन डेफिनेटली उस सरफेस के परपेंडिकुलर बनेगी, तो इसका मतलब यह है कि यहां पे ये जो वर्टिकल सरफेस आपको नजर आ रही है, दिस इज ए कॉस थीटा कंपोनेंट। अगर अब हम ए साइन थीटा की बात करते हैं, तो इसको अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, दिस इज ए साइन थीटा कंपोनेंट। अब स्टूडेंट्स, हमने यहां पे ये फैसला करना है कि इन दोनों कंपोनेंट्स में से कौन सा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है। तो आप देख सकते हैं कि ए कॉस थीटा कंपोनेंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। इसका मतलब यह हो गया कि हमने जो अभी मैथमेटिकल डेफिनेशन की थी वो बिल्कुल करेक्ट है। वजह क्या है? वजह यह है कि ए साइन थीटा कंपोनेंट को अगर हम देखें तो उसमें से कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं कर रही, उसका फ्लक्स क्या है? जीरो है। या हम ये कह सकते हैं कि फ्लक्स की वैल्यू में जो कंट्रीब्यूशन है ए साइन थीटा कंपोनेंट का या परपेंडिकुलर कंपोनेंट का, वो क्या हो जाएगा? जीरो के इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट चलते हैं इसके स्पेशल केसेस की तरफ। स्पेशल केसेस, इसमें सबसे पहले है मैक्सिमम फ्लक्स। स्टूडेंट्स, हम दोबारा उसी डायग्राम को कंसीडर करते हैं जिसमें हमने एरिया को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया था। अब यहां पे हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, ए कॉस थीटा आ रहा है और ए साइन थीटा आ रहा है। हमने यहां पे ये देखना है कि किस कंपोनेंट में से फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। तो अब देखें कि ए कॉस थीटा कंपोनेंट जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है, इसमें से फील्ड लाइंस सबसे ज्यादा पास कर रही हैं। तो एंगल हमने चूंकि यहां पे एक्सप्लेन करना है कि किस एंगल के ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो सेम डायरेक्शन होने की वजह से हम यहां पे क्या लिखेंगे? थीटा इज इक्वल टू 0। और ये डायग्राम आपकी बुक के पेज नंबर 60 में साइड इंफॉर्मेशन में भी बनाई हुई है। तो स्टूडेंट्स, इसको लिखते हैं, मैक्सिमम फ्लक्स के लिए एंगल की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी? 0। और दोबारा से याद रखिएगा कि थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। सो दिस इज बी डॉट ए, जिसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा बी ए कॉज ऑफ थीटा। हमारे केस में थीटा की वैल्यू है 0 के इक्वल, सो फाइव बी दैट इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ 0 डिग्री। और कॉस 0 किसके इक्वल होता है? ये 1 के इक्वल होता है। तो हम मैक्सिमम फ्लक्स को लिख सकते हैं कि ये बी ए के इक्वल होता है, या आप कह सकते हैं the maximum value of flux is equal to the product of the magnitude of the magnetic field and the area। दोनों की मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट ले लें तो इस सिचुएशन में फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अब स्टूडेंट्स, हम चलते हैं सेकंड केस की तरफ, जिसमें हमने मिनिमम फ्लक्स को डिस्कस करना है। मिनिमम फ्लक्स स्टूडेंट्स, हम दोबारा उसी डायग्राम को इमेजिन करते हैं जहां पे हमने एरिया के दो कंपोनेंट्स बनाए थे। ए कॉस थीटा कंपोनेंट तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मैक्सिमम फ्लक्स के लिए। अब हम ए साइन थीटा कंपोनेंट की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं कि कोई भी फील्ड लाइन ए साइन थीटा के अंदर से पास नहीं कर रही। कुछ लाइंस हैं जो कि ऊपर से पास कर रही हैं और कुछ ऐसी लाइंस हैं जो कि इसके नीचे से पास कर रही हैं।
अब हम एंगल को चूंकि यहां पे डिस्कस करना चाहते हैं, तो एंगल तो डायरेक्शंस के दरमियान में लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ए साइन थीटा कंपोनेंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर आ रही है। तो इस सिचुएशन में हम लिखेंगे मिनिमम फ्लक्स के लिए एंगल की वैल्यू होनी चाहिए 90 डिग्री। सो वंस अगेन फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए विच इज बी ए कॉज ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे केस में है 90 डिग्री। सो कॉज 90 किसके इक्वल आ जाता है? 0 के इक्वल होता है। हम इसको लिख सकते हैं बी ए इंटू 0, और फ्लक्स मिनिमम ये किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। अब फ्लक्स 0 होने का क्या मतलब है? नो फील्ड लाइन इज पासिंग थ्रू द एरिया अंडर दिस कंडीशन, यानी कि जब दोनों डायरेक्शंस के दरमियान में, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन के दरमियान में एंगल 90 होगा, तो कोई भी लाइन एरिया में से पास नहीं करेगी। अब स्टूडेंट्स, ये बातें बुक के पेज नंबर 60 के पैराग्राफ में मेंशन की हुई हैं। अभी तक हम फ्लक्स को डिस्कस कर रहे थे फॉर द फ्लैट सरफेसेस। अगर हमें वो एक कर्व सरफेस दे देता है, तो कर्व सरफेस के लिए फ्लक्स की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे, तो ये देखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। स्टूडेंट्स, इसके लिए हम दोबारा चैप्टर नंबर 12 पे चलते हैं, जहां पे आपने एक आर्टिकल पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज। ठीक है, अब इसमें भी सरफेस फ्लैट नहीं थी, क्योंकि ये जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, फाई बी कह लें या फाई ई इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, बी डॉट ए, वो कहता है दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द फ्लैट सरफेसेस, ओनली एप्लीकेबल फॉर फ्लैट सरफेसेस। अब हमारे केस में सरफेस क्या थी? कर्व्ड थी। तो वहां पे हमने क्या किया था कि इस स्फीयर की कंप्लीट जितनी भी सरफेस है उसको स्मॉल पैच में डिवाइड किया था, इस तरह से कि हर एक पैच एक फ्लैट सरफेस की तरह बिहेव करे। फिर जब सरफेसेस फ्लैट हो गई थी, तो उसके ऊपर हमने सेम फार्मूला अप्लाई किया था फॉर ईच एरिया एलिमेंट या फॉर ईच स्मॉल सरफेस। तमाम फ्लक्सेस को बाद में हमने ऐड किया था, और ऐड करने के बाद हमने पूरी कर्व सरफेस का फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया था। तो स्टूडेंट्स, यहां मैग्नेटिक फील्ड के केस में भी बिल्कुल हम वैसा ही करेंगे कि जो भी कर्व सरफेस आएगी उसको सर्टेन स्मॉल एरिया एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, और फिर हर एक एलिमेंट एरिया से बनने वाले फ्लक्स को कैलकुलेट करके टोटल फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम उन वैल्यूज को आपस में ऐड कर देंगे। तो नेट फ्लक्स को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू द फर्स्ट सरफेस, फ्लक्स थ्रू द सेकंड सरफेस, एंड सो ऑन। सो जहां तक भी हमारे पास सरफेसेस हैं, हम सपोज कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पैच या सरफेसेस n थे। सो फाई बी दैट इज इक्वल टू B1 डॉट A1 प्लस इसकी वैल्यू आ जाएगी B2 डॉट A2 प्लस सोन सो प्लस B फॉर nth डॉट AN, और फाइनली हम इसको समीशन की फॉर्म में लिखेंगे, तो सिग्मा I इज इक्वल टू 1 से n BI डॉट AI। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर द केस जब हमारे पास सरफेस कर्व हो। अब स्टूडेंट्स, हम चलते हैं इसके यूनिट्स की तरफ। SI यूनिट। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि फाई की वैल्यू इक्वल है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया। हमने यहां पे मैग्नीट्यूड्स ही सिर्फ लिखी हैं। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है दैट इज टेस्ला, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या बन गया? टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, जिसको हम लिखते हैं वेबर, आफ्टर द नेम ऑफ अ फेमस साइंटिस्ट विल्हेम वेबर। ठीक है, अब वेबर जो होता है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है WB से।
विच इज इक्वल टू टेस्ला इंटू मीटर स्क्वेयर। अगर आप टेस्ला की वैल्यू एक्सपेंड करके इसमें मीटर स्क्वेयर के साथ सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर बनेगा न्यूटन मीटर पर एम्पियर। और अगर हम फर्दर न्यूटन की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें तो इसके लिए 5b की वैल्यू आ जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड स्क्वेयर पर एम्पियर। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द फॉर्म ऑफ बेस यूनिट्स। ये बेस यूनिट्स की फॉर्म में इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम सेकंड पोर्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज द फ्लक्स डेंसिटी। तो आइए देखिए, स्टूडेंट्स अब हम डिस्क्राइब करते हैं कि व्हाट इज फ्लक्स डेंसिटी। तो इसके लिए देखिए, अभी हमने मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला देखा है, दैट इज 5b विच इज इक्वल टू b इंटू ए। अब इसी फॉर्मूला से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालें तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, 5b डिवाइडेड बाय एरिया। दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड दिस इज द एरिया। अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो ये बनता है मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया which is held perpendicular to magnetic field। So this is the definition of flux density, यानी कि फ्लक्स पर यूनिट एरिया, दिस इज नोन एज फ्लक्स डेंसिटी। और फ्लक्स डेंसिटी क्या चीज है, फ्लक्स डेंसिटी हम मैग्नेटिक फील्ड को ही कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लिखा हो सिंपली, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ, या लिखा हो मैग्नेटिक इंडक्शन, या लिखा हो फ्लक्स डेंसिटी। तो ये सारे के सारे नाम मैग्नेटिक फील्ड के ही हैं, ये बात आपने याद रखनी है। और अगर हम इस फॉर्मूला के मुताबिक देखें तो इस फॉर्मूला के मुताबिक मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या बनेगा, तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, B इज इक्वल टू 5b डिवाइडेड बाय ए। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, दैट इज वेबर। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि B का एक यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, जो कि स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस आर्टिकल में भी लिखा था और हमने ये कहा था कि इसको हम नेक्स्ट आर्टिकल में जाकर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।